सन 1587 इंग्लैंड में सपनों का एक तूफान उठ रहा था। रानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन में अंग्रेज साम्राज्य फैल रहा था और नई नई खोजों का दौर था। समुद्र पार की दुनिया अमेरिका एक रहस्यमयी धरती मानी जाती थी, जहां जंगलों में सोना छिपा था और ईश्वर की दी हुई नई शुरुआत का वादा भी। इस नई दुनिया में इंग्लैंड का झंडा गाड़ने के लिए एक दल रवाना हुआ, जिसका नेता था जॉन व्हाइट। व्हाइट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक चित्रकार था जो अनजान भूमि और लोगों के चित्र बनाता था। लेकिन इस यात्रा में वो सिर्फ कला के लिए नहीं जा रहा था, वो जा रहा था अपने लोगों के भविष्य के लिए। उसके साथ 115 अंग्रेज थे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे। इनमें से कुछ सपने देखने वाले थे, कुछ कर्ज से भागे हुए। उनके दिल में बस एक ही बात थी, एक नई बस्ती बसानी है रोआनोके द्वीप पर। समुद्र की लहरों से जूझते हुए जब उनका जहाज रोआनोके द्वीप के किनारे पहुंचा तो सबने राहत की सांस ली। चारों तरफ फैला हरियाली से भरा जंगल, दूर दूर तक फैली रेत और ऊपर जलता हुआ सूरज, मानो यह धरती अब उनका नया घर बन जाएगी। शुरुआत उत्साह से हुई। उन्होंने झोपड़ियां बनाई, छोटे खेत तैयार किए और पेड़ों के नीचे आग जलाकर खाना बनाया। रातें सुंदर थी, तारों से भरा आसमान, बच्चों की हंसी और समुद्र की गूंजती आवाज। जॉन व्हाइट की बेटी एलेनर डेयर भी उनके साथ थी, जो गर्भवती थी। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, समस्याएं बढ़ने लगी, भोजन की कमी होने लगी, मौसम अनिश्चित था और स्थानीय जनजातियां अंग्रेजों पर भरोसा नहीं करती थीं। शुरुआत में कुछ जनजातियों ने मदद की, मक्का, मछलियां, फल दिए, लेकिन धीरे धीरे तनाव बढ़ा। अंग्रेजों के पास हथियार थे, लेकिन न भूख के लिए भोजन, न बीमारियों के लिए इलाज। कई लोग बीमार पड़े, कुछ मर गए और जो जिंदा बचे उनमें डर बढ़ने लगा। जॉन व्हाइट को लगा कि अब अगर जल्द मदद नहीं मिली तो यह पूरी कॉलोनी खत्म हो जाएगी। उसने फैसला किया कि वो इंग्लैंड वापस जाएगा, रसद, दवा और सैनिकों की मदद लाने। उसने अपनी बेटी और पोती को गले लगाकर वादा किया कि वो जल्दी लौटेगा, बस कुछ महीनों में। व्हाइट का जहाज जब इंग्लैंड पहुंचा तो किस्मत ने उसका रास्ता रोक दिया। स्पेन और इंग्लैंड के बीच युद्ध छिड़ चुका था, स्पेनिश आर्मादा का युग। हर जहाज को युद्ध में भेज दिया गया। व्हाइट की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। वो चिल्लाता रहा, मेरी कॉलोनी भूख से मर जाएगी। लेकिन उसके शब्द समुद्र में डूब गए। वो महीनों तक इंतजार करता रहा। हर गुजरते दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। फिर 1 साल बीत गया, फिर 2, फिर 3। आखिर 3 साल बाद जब युद्ध खत्म हुआ, व्हाइट फिर समुद्र की ओर निकला। उसका जहाज टूटा फूटा था, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। अगस्त 1590 में वो फिर से रोआनोके के तट पर पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसके दिल को तोड़ दिया। पूरा गांव खाली था, झोपड़ियां वही थी लेकिन उनमें कोई नहीं था। आग बुझ चुकी थी, बर्तन जंग खा चुके थे। कोई संघर्ष के निशान नहीं, न शव, न लाशें। सब कुछ यूं गायब था जैसे वो लोग कभी थे ही नहीं। व्हाइट ने हर कोना छाना, झाड़ियों में झांका, कुओं में देखा, लेकिन सब खामोश था। और तभी उसकी नजर पड़ी एक पेड़ पर। उस पर गहरे अक्षरों में खुदा था, क्रोआटोन। थोड़ी दूर एक और लकड़ी पर लिखा था, क्रो। व्हाइट ने समझा कि शायद उसके लोग क्रोआटोन द्वीप चले गए हों, जो पास में था और एक स्थानीय जनजाति का इलाका था। उसने तुरंत उस दिशा में जाने का फैसला किया, लेकिन तभी समुद्र में तूफान उठ गया। जहाज टूटने लगा और कप्तान ने वापसी का आदेश दिया। व्हाइट का दिल टूट गया। वो रोआनोके को आखिरी बार देखता रहा, वो जगह जहां उसकी बेटी, उसकी पोती और उसके लोग गुम हो गए थे। वो कभी दोबारा लौट नहीं सका। सदियां बीत गई, लेकिन वो रहस्य आज भी वहीं खड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि कॉलोनी के लोग क्रोआटोन जनजाति में शामिल हो गए थे। बाद में कुछ नेटिव लोगों में हल्के बाल और ग्रे आंखों वाले लोग दिखे, जो शायद उन्हीं के वंशज थे। कुछ कहते हैं कि जनजातियों ने उन्हें मार डाला। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे भूख और बीमारियों से मरे और जंगलों ने उन्हें निगल लिया। पर फिर भी सब कुछ इतना साफ क्यों था? झोपड़ियां टूटी क्यों नहीं थी? और क्रोआटोन, क्या वो सच में दिशा थी या किसी गूढ़ संदेश का हिस्सा? बाद के सालों में कई नाविकों ने उस इलाके में अजीब चीजें देखी। कुछ ने कहा कि रात को तट से धुएं के स्तंभ उठते हैं, जैसे कोई आग जलाई जा रही हो। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में औरतें चलते देखीं, लेकिन जब नजदीक गए वो गायब हो गई।
एक पुरानी अंग्रेजी डायरी में लिखा है कि एक सैनिक दल जब उस द्वीप से गुजरा तो उसने एक पुरानी अंग्रेजी लोरी सुनी, एक ऐसी धुन जो सिर्फ इंग्लैंड के गांवों में सुनी जाती थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। हाल के सालों में डीएनए परीक्षण से पता चला कि कुछ स्थानीय लोगों के जीन में यूरोपीय निशान है। क्या ये वही खोए हुए लोग थे जो स्थानीय जनजातियों में घुल मिल गए? शायद, लेकिन कोई निश्चित उत्तर आज भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त आशीष आपसे दोबारा मिलूंगा किसी अजीबोगरीब किस्से के साथ।